हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का, जो कि सेकंड पार्ट है हमारा। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं हम। अब दूसरे पार्ट है जो हमारा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं हम रेन से। रेन मतलब बारिश और वर्षा। जो वर्षा है वो कैसे होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, क्लाउड्स बनते कैसे हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे अर्थ से क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन। वाटर इवेपोरेट होगा, जैसे ही वाटर इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, ठंड होने की वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन होके वाटर की बन जाती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स। और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंसेशन करके फिर वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन आपने पहले पढ़ रखा है इसके बारे में। अब जो एक्चुअल में आपको यहाँ पे जो डिस्कस करना है कि जो ड्रॉप्स हैं हमारी, जिसकी फॉर्मेशन हमें रेन की फॉर्म में जो नज़र आती है, वो ड्रॉप्स इकट्ठा कैसे होती है, कंडेंस कैसे होती है, उनको किस चीज़ से सपोर्ट मिलता है कंडेंसेशन में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, लेट अस गो बैक नाउ द क्वेश्चन ऑफ हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एंड बीइंग अस रेन। कैसे क्लाउड्स बनते हैं और कैसे बारिश आती है। हाउ वी कुड स्टार्ट बाय डूइंग ए सिंपल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट को आप एक बार जस्ट रीड कर लेंगे, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपको रीडिंग से ही इसके बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे, कि जब हमारा जो एयर है, एयर की जो मूवमेंट होती है, आपको पता है एयर ब्लो कैसे करती है, इससे पहले वीडियो में हमने यही किया था। जब हमारी अनइवन हीटिंग होती है लैंड की और वाटर की, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पहले बात कर चुके हैं इसकी, लेकिन अब हम बात करेंगे जब वाटर वेपर्स हमारे ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पे जो हवा है वो भी उनके साथ ऊपर जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपके वाटर की वेपर्स की मूवमेंट होगी। अब बताया गया उसके बाद में कि वाटर से जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वो एक्चुअल में वाटर जाता कहाँ से है। When water bodies are heated during the day, a large amount of water evaporates and goes into the air. जब वाटर बॉडीज़ के ऊपर सनलाइट गिरती है या किसी और तरीके से उसको हीट मिलती है, उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है वाटर की वो इवेपोरेट होगी और वो कहाँ पे चली जाएगी, हमारी एयर के अंदर। Some amount of water or vapor also get into the atmosphere because of various biological activities. जो वाटर है हमारा, जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, जो क्लाउड्स फॉर्मेशन करता है, वो किसी दूसरी एक्टिविटीज़ से भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो वाटर की बॉडीज़ हैं वहीं से वाटर इवेपोरेट हो। जैसे कि प्लांट्स जब ट्रांसपिरेशन करते हैं, हमारा जब हमें पसीना आता है, जब पसीना सूखता है तो वो पसीना कहाँ उड़ जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जब हम खाना पकाते हैं उस टाइम में भी वाटर इवेपोरेट होता है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर के इवेपोरेशन के, कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। जब वाटर इवेपोरेट होके जाएगा तो उसके साथ साथ जो हवा है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर्स विद इट। हॉट एयर, जो गर्म हवा है, वो वाटर वेपर्स को अपने साथ लेके ऊपर की तरफ चलेगी। एज द एयर राइजेज इट एक्सपैंड एंड कूल। जैसे ही एयर ऊपर पहुंचेगी वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, और कूल का मतलब क्या है, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर में क्या है, ठंड ज़्यादा है। This cooling causes the water vapors in the air to condense in the form of tiny droplets. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब वाटर वेपर्स कूल होंगे उस एयर के अंदर, तब वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस होके क्या बना देंगे, छोटी छोटी बूंदे की फॉर्मेशन करेंगे, टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। The condensation of water is facilitated if some particles could act as the nucleus. मेन लाइन है आपकी यहाँ पे, जो फॉर्मेशन होती है आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स की, उसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए है कंडेंसेशन के लिए न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट। अब ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक तरह से जैसे कि हमारे पास मान लिया डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ क्या होना शुरू हो जाएगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कंडेंसेशन होने के लिए एक स्पॉट की ज़रूरत है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो कंडेंस हों। तो कैसे वो कंडेंस होंगी, वो स्पॉट कहाँ से मिलेगा उनको, वो स्पॉट मिलता है उनको डस्ट पार्टिकल्स या कोई दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। वो हो सकते हैं कि आपके अनब्रेंट कार्बन पार्टिकल्स हो सकता है डस्ट पार्टिकल हो। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस के नाम से। तो मेन जो कंडेंसेशन होने के लिए रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यूक्लियस की जरूरत। न्यूक्लियस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि न्यूक्लियस से मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे।
Once the water droplets are formed, they grow bigger by the condensation of these water droplets. जब water droplets बन गए हैं, एक बार कंडेंसेशन हो गई है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके बाद वो क्या करना शुरू करेंगे, अपने साइज को इंक्रीज करना, बड़ा करना शुरू कर देंगे. When the drops have grown big and heavy, they fall down in the form of the rain. और जब वो ड्रॉप्स बड़ी हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, तब वो बारिश की फॉर्म में हमें देखने को मिलेंगी. Sometime when the temperature of air is too enough low, precipitation may occur in the form of snow, sleet और hail. देखिए जब क्या होगा, जब बारिश ज़्यादा, जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो उस टाइम पे जो बारिश की बूंदें हैं, आपकी जो छोटी छोटी बूंदें हैं कंडेंसेशन के बाद जो बनी हैं, वो प्रेसिपिटेट होकर स्नो की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में आपको नजर आएंगी. मतलब ओलावृष्टि बोलते हैं जिसको हम, बर्फ़ गिरती है कहीं पे, तो वो जो बर्फ़ गिरती है वो एक्चुअल में क्या है आपका, जब आपके वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं कंडेंस हो गए हैं और कंडेंसेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, स्नो की फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर क्या है वहाँ पे काफ़ी कम है. रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रीवेलिंग विंड पैटर्न. जो रेनफॉल का पैटर्न है वो डिसाइड कौन करता है, विंड का पैटर्न डिसाइड करता है. जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या है, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉड बाय द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून. जब बारिश होती है तो उसके लिए किसको हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, मानसून के टाइम पे ही बारिश होती है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट. ये आप एसएस वगैरह के अंदर करेंगे कि किस तरह से जो मानसून है कहाँ से कहाँ किस डायरेक्शन में चलेंगी, कैसे बारिश होगी. We have also heard about the reports that shade depression in the Bay of Bengal have caused rain in the some areas. इसके बारे में भी सुना होगा आपने. तो ये सारा आपको पता चल गया है कि जो रेन के पैटर्न्स हैं वो किसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, विंड पैटर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं. उसके बाद आपको इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आपको न्यूज़पेपर से, वेदर रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो मतलब एक सिंपल सा है आपका एक्टिविटी में, इसके बारे में एक बार आप रीड कर लेंगे. नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है आपका, एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है और एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर्स हैं वो कौन है. देखिए आपने सुना होगा कि जो पहले टाइम पे जो एयर थी और जो अब के टाइम पे जो एयर है उसकी क्वालिटी में क्या आ गया है, चेंज आ गया है. आपने सुना होगा अपने दादा परदादा या किसी से, अपने पापा से या किसी से, अपने और फ्रेंड वगैरह से, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि जो पहले के टाइम पे जो एयर की क्वालिटी थी वो अब वो क्वालिटी नहीं रही है. जो चाइल्डहुड में उन्होंने वो क्वालिटी देखी थी वो अब क्वालिटी नहीं है. तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है पोल्यूटेंट्स. एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स की एंट्री करना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन. कंटेमिनेशन ऑफ द एयर ड्यू टू द पोल्यूशन, उसको हम क्या बोल देंगे, एयर पोल्यूशन. अब जो एक क्या चीज़ है ऐसी जो एयर को पोल्यूटेंट करती है, पोल्यूशन कोज करती है, तो वो है आपका इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर. ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एयर के अंदर, सल्फर की जो अमाउंट है एयर के अंदर, वो क्या होता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है एयर की वो क्या हो गई है, अफेक्ट हो गई है. हाउ डज दिस चेंज इन क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म. ये जो क्वालिटी चेंज हुई है क्या उससे हमारी लाइफ पे या कोई दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, खुद सोचिए आप इसके बारे में. तो फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा. सांस से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी. अब उसके बाद देखिए कि ये जो क्वालिटी हमारी बैड होती जा रही है एयर की, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, आपके फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल है यहाँ पे कोल हो गया और आपका पेट्रोलियम. कोल और पेट्रोलियम के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होगा स्मॉल अमाउंट में और क्या होगा, सल्फर होगा. जब इन फ्यूल्स को जलाया जाएगा तो नाइट्रोजन और जो सल्फर्स है वो भी साथ में जलेंगे. मेन तो कार्बन होता है फॉसिल फ्यूल के अंदर, लेकिन कुछ थोड़ा अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी होगा. तो जब ये फ्यूल के साथ जलेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंट ऑक्साइड्स. किसके ऑक्साइड, नाइट्रोजन के और सल्फर के. जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे. जब सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी तो सल्फर ऑक्साइड्स बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Not only in the inhalation of these gases dangerous, they also dissolve in the rain to give rise acid rain. ये ओनली क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, उस टाइम पे ही प्रॉब्लम नहीं करती. इसके अलावा जो हमारी बारिश है, जो बारिश का पानी है, उसको भी क्या करती हैं, ये प्रदूषित करती हैं, एसिड रेन कोज करती हैं ये. क्योंकि जो ये पोल्यूटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के साथ क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा.
तो जिससे क्या हो जाएगी एसिड रेन। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द एयर। जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर है, एसपीएम बोलते हैं इसको हम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसकी अमाउंट हमारे एयर में बढ़ जाएगी। और है क्या ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, देखिए जब आपने कई बार देखा होगा धान वगैरह की फसल को, जब हम उससे अनाज निकाल लेते हैं, उसके बाद जब उसको हम जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, उसमें से ब्लैक ब्लैक कलर के अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो जलने के बाद कई बार आपके घरों तक भी उड़कर पहुंच जाते हैं। तो उन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल से क्या होगा, उनसे हमारा जो एयर है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा प्रभावित हो जाएगी और ज़्यादा दूषित हो जाएगी। Presence of high levels of these particulate या pollutants cause visibility to be lowered, और इनसे क्या हो जाएगी, जो visibility हो जाएगी वो क्या हो जाएगी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और इन suspended particulate matters को हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हाइड्रोकार्बन्स। दे आर स्पेशली इन द कोल्ड वेदर व्हेन वाटर ऑल्सो कंडेंस आउट ऑफ द एयर। देखिए जो सर्दियों का टाइम है आपका, उस टाइम पे क्या होता है, ये जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, ये हवा और पानी के, जब हवा कंडेंस होती है आपकी ठंड की वजह से, तो उस टाइम पे ये भी कंडेंस होके क्या करते हैं, एक तरह से स्मोक कोस करते हैं, जिसकी वजह से जो कोहरा आपको नजर आता है सर्दियों में, एक तरह से क्या है, वो एयर पोल्यूशन का इंडिकेशन ही है। वो हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है, एक तरह से साफ साफ की एयर पोल्यूशन है। स्टडीज हैव बीन शोन दैट रेगुलरली ब्रीदिंग एयर दैट कंटेन एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस इंक्रीजेज द इंसिडेंसेस ऑफ एलर्जीज, कैंसर, हार्ट डिजीज। देखिए अगर हम लगातार इस तरह की एयर के अंदर इनहेलेशन कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं जिस हवा में पोल्यूटेंट्स हैं, तो इससे क्या होगा, हमें किस किस बीमारियों के चांसेस बढ़ जाएंगे, एलर्जीज हो जाएंगी, हमें कैंसर हो जाएगा, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी। एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ these harmful substances in air is called air pollution। इन harmful substances का, इन contaminated substances का एयर के अंदर एंट्री करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद है लाइकन्स के बारे में सुना होगा आपने। लाइकन्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो बार्क है, जो ट्रीज हैं, उनके ऊपर हमें क्या होता है, कई बार हमें ना एक पतली सी ग्रीनिश वाइट क्रस्ट, एक लेयर नजर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। ये लाइकन्स एक बहुत ही सेंसिटिव हैं एयर पोल्यूशन के। देखिए लाइकन्स होता है कि एक्चुअल में जब एल्गी और फंगस इकट्ठी हो जाते हैं, एल्गी प्लस फंगस, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, लाइकन्स। तो लाइकन्स क्या है, एक तरह से विजिबल इंडिकेशन है हमें किस चीज़ का, कि एयर पोल्यूशन हमारी जो एयर है उसके अंदर कितना है। कहीं पे भी अगर आपको लाइकन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की जो क्वालिटी है एयर की वो काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे स्पेशली आप बोल सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एयर के अंदर वो बहुत ही कम है, क्योंकि जहाँ पे भी एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी वहाँ पे लाइकन्स कभी ग्रो नहीं करते। तो लाइकन्स इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन लेवल ऑफ द एयर, कि एयर का जो पोल्यूशन लेवल है वो कैसा है। जहाँ पे भी लाइकन ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, अच्छा है। तो यहाँ पे आपको यही डिफरेंस करने के लिए बोला है कि एक तो रोड साइड का जो एरिया है और एक थोड़ा डिस्टेंट एरिया है, तो वहाँ पे जो लाइकन्स की ग्रोथ है वो आपको कैसी देखने को मिलेगी, क्या आपको फर्क नजर आएगा वहाँ पे। तो ये हो गया आपका लाइकन्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिएगा वाटर के बारे में। वाटर क्या है, वाटर के बारे में आपको पता ही है, एक वंडरफुल लिक्विड है, एक सोलवेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो क्या कर लेता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। जो आपके अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे और अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं हमारे वाटर के। वाटर आपको पता है किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ज़्यादातर वाटर वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जो हमारे ओशंस हैं, सीज हैं, वहाँ पे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पे जो ज़्यादातर पानी है हमारा वो क्या है, हमारे पास जो अवेलेबल है अर्थ के ऊपर वो किस फॉर्म में है, सेलाइन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है हमारे पास वाटर अवेलेबल, सेलाइन। सेलाइन मतलब सोल्टी है, टेस्ट कैसा है उसका, सोल्टी।
वाटर हमारे पास, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, फ्रोजन फॉर्म में, मतलब जो आइस कैप्स वगैरह जमे हुए हैं, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, हमारे जो पोल्स है वहाँ पे, और जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स है वहाँ पे भी हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है। अंडरग्राउंड वाटर भी हमारे कैसा है, फ्रेश वाटर है। वाटर जो रिवर्स के अंदर है, लेक्स के अंदर है, पॉन्ड्स के अंदर है, वो भी क्या हमारा फ्रेश वाटर के सोर्सेज। लेकिन जो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। मतलब किसी प्लेस पे फ्रेश वाटर ज़्यादा है तो किसी प्लेस पे फ्रेश वाटर क्या है, कम है। अगर हम बात करें समर की, तो समर के टाइम पे क्या होता है, हमें बहुत जो ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, उनको क्या करना पड़ता है, काफ़ी लंबे टाइम तक वाटर सप्लाई के लिए उनको वेट करना पड़ता है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो हमारी अर्थ पे क्या है, काफ़ी कम अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये वही बताया गया आपको, वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए, सभी के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वाटर की। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। जितने भी हमारे सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, डिजोल्व फॉर्म में। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रखता है वो कौन रखता है, हमारा जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कांस्टेंट मेंटेन रखता है। जितनी भी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी ज़्यादातर जो सैलाइन वाटर है उसकी अमाउंट को टॉलरेट नहीं कर सकती। तो हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ पे लाइफ को सर्वाइव करवाने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अर्थ पे, प्लांट्स को भी और साथ में एनिमल्स को भी। प्लांट्स भी क्या करते हैं, H2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, तभी तो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वहाँ पे भी उनको भी पानी की ज़रूरत है। नेक्स्ट उसके बाद एक्टिविटी को रीड कर लेंगे आप। नेक्स्ट उसके बाद आपको बोला गया है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग प्लेस पे क्या है, अलग अलग है। अब वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है हम वहाँ की बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, एक तो हम बात करें डेजर्ट की बायोडाइवर्सिटी की, और एक हम बात करें कहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जो हमारे मतलब जो साउथ का एरिया है वहाँ पे बोल सकते हो, वहाँ पे जो वेराइटीज़ होंगी प्लांट्स की और एनिमल्स की वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो बायोडाइवर्सिटी वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट उसके बाद बताया गया आपको, availability of water decide not only the number of individual of each species but are available to survive in a particular area, but it also decide the diversity of the life there। ठीक है, डाइवर्सिटी को भी देखिए, जितनी ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होगी, अलग अलग तरह के प्लांट होंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स होंगे, तो वहाँ की डाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, जो विभिन्नताएं हैं हमें वहाँ पे प्लांट्स एनिमल की, वो ज़्यादा स्पीशीज हमें वहाँ देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ इन अ रीजन। ओनली एक वाटर ही ऐसा फैक्टर नहीं है जो लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को क्या करता हो, डिसाइड करता हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि बारिश के साथ साथ वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, वहाँ की सोइल का नेचर कैसा है, कि प्लांट उस सोइल में ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मीन्स वाटर तो एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन इसके साथ साथ टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉइल हो गया, तो ये भी डिसाइड करते हैं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी, क्या होगी।